ओके हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की जो क्लास है वो थोड़ा ज़्यादा चलने वाली है, ठीक है ना। आज की क्लास में आराम से बैठिएगा, क्योंकि रात को 9 बजे क्लास नहीं होगी, तो इस क्लास को थोड़ा सा हम ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। क्योंकि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को मैं थोड़े दिनों में स्टार्ट करूंगा, ताकि जो बच्चे पीछे रह गए हैं वन वेरिएबल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, उनके लिए आसानी हो लाइव लेक्चर्स देखने में, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कन्वर्जेंस टेस्ट और कॉची सीक्वेंस। लेकिन उससे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मैं आपको आज एक एनबीएचएम का क्वेश्चन कराऊंगा जो कि मोनोटोन सीक्वेंस से रिलेटेड है। आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एनबीएचएम में यहां से क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस लेवल के आते हैं। तो देखो, सबसे पहला ये क्वेश्चन है एनबीएचएम का 2016 के टाइम का, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये है लेट x0 be an आर्बिट्रेरी, देखो ये है आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, ठीक है ना, कि लेट एक्स नॉट बी ए आर्बिट्रेरी पॉजिटिव, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइन, और इस तरह डिफाइन किया गया इस तरीके से, ओके, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 एक्स एन प्लस 5/xn। अब देखो, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव फॉर ऑल x इज ग्रेटर एन इक्वल 1। अब देखो इसमें बात है ये, अब देखो कंडीशन लगाई गई है फॉर ऑल x इज ग्रेटर एन इक्वल 1, ठीक है। अब यहाँ पे n की बात नहीं चल रही है, n तो मुझे पता है, अगर ये सीक्वेंस की बात चल रही है तो ये देखो, अगर ये सीक्वेंस की बात चल रही है तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, मतलब x की मैक्सिमम सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग statements are true, ठीक है। सो नंबर ऑप्शन ए है फॉर ऑल x is greater than or equal 1, such that x1 greater than or equal √5, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी का मतलब बी में है सीक्वेंस एक्स एन इज मोनोटोन, एंड ऑप्शन सी सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट। बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? अब ये आपका क्वेश्चन है। अब आप सोचोगे सर ऑप्शन डी क्यों नहीं है? एनबीएचएम ऐसी क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे ऑप्शंस होते हैं ए बी सी, और इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। एनबीएचएम में 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पे आते हैं ए बी सी, मतलब वहां पे एग्जामिनर का मन है वो कितने भी ऑप्शन दे सकता है, कहो तो 3 दे दे, कहो तो 5 दे दे, कहो तो 4 दे दे, या फिर कहो तो 2 ही दे दे और पूछ ले बता ट्रू फॉल्स कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एनबीएचएम में, तो यहाँ पे चलती है प्योर नॉलेज। अब देखो, अब इसको सबसे पहले पकड़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में x की वैल्यू कैसी है?
एटलीस्ट वन तो देखो, वन से स्टार्ट है, वन से बड़ी कितनी भी हो सकती है, ठीक है भाई। शुरुआत करते हैं जरा, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। फॉर ऑल अगर मैं x की वैल्यू कैसी लूं, वन से बड़ी या वन के बराबर, तो x की सारी वैल्यूज कैसी होंगी, √5 से ऊपर नहीं जाएंगी। क्या ये बात सच? चलो पहले जरा इसको चेक कर लेता हूं। तो मैं मान के चल रहा हूं x1 की वैल्यू 1, तो x2 की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताओ। तो यहां रखो जरा, n की वैल्यू कितनी, 0। तो ये क्या हो जाएगा, x1, हाँ अब देखो, तो x2 इज इक्वल टू वॉट, 1/2, 1 प्लस 5/1। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। अब मैं देख रहा हूं भाई ये 1 है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, हाँ ये 1 है, ये 3 है। मुझे बताओ कितने बच्चों की बात समझ में आ रही है। ये 1 है और ये 3 है, तो ये सीक्वेंस कहां जा रही है, ये सीक्वेंस ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये सीक्वेंस कैसी होगी, मोनोटोन होगी कि नहीं होगी बताओ। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है यहाँ पे। मैं x1 की वैल्यू को 1 लेके चल रहा हूँ, एक मिनट रुको, एक काम करते हैं, इसका जरा बिहेवियर, इसकी अप्रोच दूसरी दिखाते हैं हम लोग। रुक जाओ, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। NVHM का क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है इसका, रुक जाओ इसको क्वेश्चन को दिखाते हैं। देखो, तो अगर देखो x1 की वैल्यू को मैं 1 मानूं, ठीक है, अगर मैं x1 की वैल्यू को 1 मानूं तो नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे बताइए x2 की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1/2, 1 प्लस 5/1, वैल्यू आ गई 3। बताइए, ठीक है। फिर दूसरी चीज, क्या ये बात सच है, बताइए मुझे, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी। दूसरी चीज, x3 कितना आ जाएगा बताओ, 1/2, 3 प्लस 5/3। तो 5/3 की वैल्यू कितनी होती है जरा बताओ मुझे, 5/3 की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ। इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉइंट, रुक जाओ इसकी वैल्यू जरा फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 प्लस, तो 3 एकम 3 बचे 2.6 और 6, हाँ यही आ रही है। तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी बताओ जरा, 1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4. ये कितना आ रहा है 4.66 आ रहा है ना। ये इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 2.33। अब देखो यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा है इस सीक्वेंस के बारे में, इस सीक्वेंस के बारे में समझ में आ रहा है। ये सीक्वेंस कैसी पता है, मैंने 1 से स्टार्ट किया तो इस 1 ने, इसने क्या किया, सीक्वेंस ने 3 पे, इस सीक्वेंस ने क्या किया, इस सीक्वेंस ने 3 पे लगा दी जंप। बताइए, एक मिनट रुक जाओ, यहां मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे कुछ, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई टर्म है उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। एक मिनट चाहिए, कैसे, अरे रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। यहां पे x देख, अगर मैं x3 निकालूंगा तो मुझे x2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। x2 की वैल्यू कितनी आई, x2 की वैल्यू तो 3 आई थी, बताओ x2 की वैल्यू तो 3 आई थी ना, 5 और 1 6, 6/2 कितना 3,
अगर मैं x2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 5/3, कितना आ जाएगा 3 3 9, 9 और 5 14, 14/3 यानी कि 14/6। फिर इसका भाग लगाया मैंने, 6 दूनी 12, फिर बचे 2, 6 3 18, 6 3 18। समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोलना चाह रहे हो? यहाँ x पे कंडीशन दे रखी है, x पे कंडीशन दे रखी है, x पे कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। समझने की कोशिश करो, x पे कंडीशन ये दे रखी है x की वैल्यू 1 से या 1 से बड़ी होगी। पहले मुझे ये बताओ, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लेके चलूंगा तो सीक्वेंस का बिहेवियर कैसा होगा, जरा बताओ। इस सीक्वेंस का बिहेवियर कैसा होगा? ये सीक्वेंस ऑसिलेटिंग बिहेव कर रही है ना, बताओ जरा मुझे। अगर ये सीक्वेंस देखो, पहले कितना आया 3 और फिर कितना आया 2.33, बताओ जरा मुझे। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। सुनो एक काम करते हैं, इसके पीछे ना इसके पीछे कुछ और टर्मिनोलॉजी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अभी होल्ड पे रखते हैं, मैं इस क्वेश्चन को क्लास के लास्ट में बताऊंगा। नहीं रुको, यहाँ पे इसके पीछे पूरी की पूरी थ्योरम है। जब तक वो थ्योरम आपको नहीं बताऊंगा तब तक ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को सिर्फ नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले इसकी एक थ्योरम होती है, पहले मुझे वो करानी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल लो इसको, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये पूरी की पूरी एक थ्योरम लेके बैठा हुआ है ये क्वेश्चन अपने आप में, ठीक है। इसको मैं क्लास के लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ मुझे थ्योरम करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट से क्वेश्चन समझाऊंगा ना तो मुझे पक्का भरोसा है ये नहीं आएगा आपको एक बार में समझ में, इसलिए मैं भी थोड़ा सा बताने में इसको झिझक रहा हूँ अभी। चलो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। तो अब हम बात कर देना कन्वर्जेंस के टेस्ट के बारे में। तो कन्वर्जेंस का पहला जो टेस्ट है, तो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो पहला पी टेस्ट, तो पी टेस्ट में क्या है? तो पी टेस्ट में आता है ये, सपोज कीजिए अगर आपके पास है समीशन 1/n की पावर p लेस देन इंफिनिटी, मतलब कहने का मतलब इसका सम अगर फाइनाइट, इसका सम फाइनाइट सम है, ठीक है। कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ कह लो या फिर ऐसा निशान लगा दो, दोनों तरफ इंप्लाइज p की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन 1 भी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए p की वैल्यू, ठीक है। इसके क्वेश्चन करवाए हो आपको, क्वेश्चन है ये समीशन 1/n, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समीशन के 1/n, बताइए कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? इसको पहले मैं लिख के दिखा देता हूं एक बार, रुको यहां पे ना इसको मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं। अगर ये सीरीज और सीक्वेंस दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना, इसको एक बार मैं लिख के दिखा देता हूं। मुझे पता है यहाँ पे कुछ आप कहीं ये ना समझो कि सर आपने तो बताया था 1/n जो होता है, देखो ये 1/n अलग चीज है, ठीक है ना, ये 1/n अलग चीज है और इसके अंदर बैठा समीशन 1/n बिल्कुल अलग चीज है। इन दोनों को कंपैरिजन मत करना, 1/n अलग चीज है, ये तो कन्वर्जेंट होता है, लेकिन अगर समीशन के अंदर 1/n आया तो ये डाइवर्जेंट होगा। कैसे? एग्जांपल दिखा देता हूं मैं इसका। अगर मान लीजिए समीशन 1/n, इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो देखो इसको लिखने का तरीका ये होगा, पहला टर्म क्या आएगा? सिर्फ 1 कॉमा, दूसरा टर्म क्या आएगा? भाई n की वैल्यू 2 रख दो। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 1 + 1/2,
तीसरा टर्म देखो, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक जा रही है, समझ रहे हो, यहाँ 1/n है ना, 1 से लेकर n तक जा रही है। कोई बच्चा कहे सर अब थर्ड टर्म क्या होगा, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। कोई बच्चा कहे सर फोर्थ टर्म क्या होगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। समझने की कोशिश करना इस चीज को, एंड अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये कैसा है, दिस इज डाइवर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट। कितने बच्चों को समझ में आया? कई बच्चे इसको 1/n से कंपैरिजन कर देते हैं कि सर 1/n 1/1 1/2 1/3, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, दिस इज डाइवर्जेंट। ये कितने बच्चों को क्लैरिटी है बताइए जरा मुझे। सीरीज को सीक्वेंस के अंदर बंद कर देंगे तो ये सीक्वेंस में ही काउंट होगा। मुझे बताइए ये सीक्वेंस है कि सीरीज है? अगर मैं लिखता सिर्फ इतना तो दिस इज सीरीज, ये सीरीज है, और अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो अब ये सीक्वेंस है। क्लैरिटी है बताइए, सबको क्लैरिटी है यहां तक? मुझे बताइए सबको क्लैरिटी है? देखो इन दो चीजों में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आप लोगों को। ये जो साइन होता है ना, ये बड़ा ही पावरफुल साइन होता है। ये दिखाता है कि ये जो भी अंदर बैठा हुआ है वो सीक्वेंस वाले क्राइटेरिया में है अभी। ठीक है ना? अब इसका एग्जांपल डायरेक्ट दिखाते हैं आपको। ठीक है, मान लीजिए कोई आपको बोले कि समीशन 1/√n, बताइए सॉरी, समीशन 1/√n कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बताओ? बताओ कैसा होगा? ये इज डाइवर्जेंट। क्यों? बिकॉज p की वैल्यू क्या आ रही है? p की वैल्यू 1/2 आ रही है, विच इज, जो कि 1 से बड़ी नहीं है, विच इज नॉट ग्रेटर देन 1। ये है रीजन। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट मान लीजिए ये आ गया आपको समीशन 1/n पे पावर 1/3, तो ये कैसा है? ये भी डाइवर्जेंट। देखो जो कन्वर्जेंट नहीं है उसको डाइवर्जेंट वाली सीरीज में भेज देते हैं, या फिर लिख दो नॉट कन्वर्जेंट, है ना? फिर समीशन 1/n की पावर 2/3, इसके लिए भी क्या बोलेंगे? नॉट कन्वर्जेंट। बताइए बताइए, यहां तक क्लैरिटी है सभी को? लेकिन अगर कोई मुझे ये दे दे समीशन 1/n², तो इसके लिए क्या बोलूंगा मैं? ये कन्वर्जेंट है। कोई ये दे दे हमें, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी कन्वर्जेंट है। मान लीजिए हमें कोई ये दे दे एग्जांपल में, तो ये क्या हो जाएगा? ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब पावर कैसी है? 1 से बड़ी। किसी को दिक्कत परेशानी बताओ? यहां तक सबको क्लैरिटी है ना? बताइए, यहां तक सबको क्लैरिटी सेम है ना? तो यहां पे सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कन्वर्जेंट किस पॉइंट पे हो रही है, आप समझो, मैं आपको सिखा रहा हूं टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसेस। यहां पे आपको सिर्फ इतना पता करना है कन्वर्जेंस है या नहीं है, बस। ठीक है ना? नहीं, इसके प्रूफ की नीड नहीं है, इसके प्रूफ की नीड नहीं है, सीधा रिजल्ट है ये सीधा रिजल्ट है। अगर p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होती है तो नॉट कन्वर्जेंट, और 1 से स्ट्रिक्ट बड़ी हो जाए, n पे जो पावर है 1 से स्ट्रिक्ट बड़ी हो जाए तो कन्वर्जेंट। बस इतना सा है ये, इसका इस्तेमाल कर लेंगे ना सभी। अब नेक्स्ट आता है लेबनीज टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट टेक्स्ट पे चलते हैं। जो कन्वर्जेंट नहीं है अर्चना जी वो डाइवर्जेंट में पहुंच जाता है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही सोच के चलो कि जो कन्वर्जेंट नहीं है उसको डाइवर्जेंट वाली कैटेगरी में डाल देते हैं। लेबनीज टेस्ट, तो लेबनीज टेस्ट के लिए क्या बोलेंगे? तो देखो कि इफ
द समीशन -1 की होल पावर n a n, ठीक है ना, इज कन्वर्जेंट। अब देखो, नहीं सीधा लिखते हैं कि समीशन माइनस, इसको थोड़ा और सलीके से लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा और सलीके से लिख देते हैं। समीशन -1 की होल पावर n a n इज कन्वर्जेंट। बताइए, नंबर 1, if an is monotone, इसको ऐसे बंद कर दो इसमें, ठीक है। सबसे पहली चीज, an कैसा होना चाहिए, मोनोटोन, डिक्रीजिंग। अब एक बात बताओ, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें के सारे टर्म्स कैसे पॉजिटिव हैं, सोचो एक पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस कभी भी नेगेटिव पे तो नहीं जाएगी, तो ये डिक्रीज होते होते पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस कहां जा सकती है, 0 पे, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली इसको क्या बोलेंगे, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an कहां जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए। बस इतनी सी बात है, ये समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चन देख लो डायरेक्ट। अब मान लीजिए कोई आपसे ये कहे कि सर समीशन -1 की होल पावर n अपॉन n, तो क्या ये, ठीक है ना, अल्टरनेटिव सीक्वेंस, यस ये अल्टरनेटिव सीक्वेंस है, -1 + 1 -1 + 1, और जो an होता है उसकी वैल्यू तो आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। अब आपको कोई कहे कि इसके बारे में सर आपके क्या ख्याल है, तो दिस इज कन्वर्जेंट। क्यों, बिकॉज जब मैं लिमिट निकाली n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1 अपॉन n, तो ये कहां गई, ये सीधी 0 पे गई। कितने बच्चों को समझ में आया बताओ। मेरी बात सुनो, सीरीज वाली टर्म्स जब सीक्वेंस में आ जाती हैं तो ये सीक्वेंस, अभी ये सीक्वेंस के अंदर है, ये भी सीक्वेंस के अंदर है, ये भी सीक्वेंस के अंदर है। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लैरिटी है सभी को, गाइस यहाँ तक सबको क्लैरिटी है। तो अगर इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो ये क्या है, दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। और ये तो आपको ये पता नहीं करना ये कहाँ कन्वर्ज हो रही है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कहाँ कन्वर्ज हो रही है, आपको ये बात होनी चाहिए कन्वर्ज है कि नहीं है। मैं अभी फिर से बता देता हूँ, हाँ ये अल्टरनेटिव टेस्ट सीरीज है, कितनी बार बोलूँ मैं। अब मेरी बात सुनो, मैं यूँ कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना, वो चीज़ वो अलग डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जेंस टेस्ट से आपको ये पता लगता है ये कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट नहीं है, बस। इससे ज़्यादा आप कुछ भी छानबीन करने की कोशिश नहीं करोगे। आगे बढ़े। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स होती हैं, बताओ। किसी सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स होती हैं, हमें पता है सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। पी का नाम होता है पर्शियन, पी का नाम होता है पर्शियन टेस्ट, इसको बोलते हैं पर्शियन टेस्ट, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है पर्शियन टेस्ट जान के, वो तो गूगल पे भी मिल जाएगा आपको, आप सिर्फ पी टेस्ट से नाम याद रखो, ठीक है ना। अरे भाई कर दो लो, कर दो उसको, बंद कर दो लो, ये लो, ठीक है। अभी ठीक है। इसको ऐसे समझो, रुको इसको ऐसे समझो कि बात हमने इस पे डाली है लेकिन हम सीक्वेंस पे चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी ठीक है, लो अभी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं, ठीक है। ये ज़्यादा टफ नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, सीधे सीधे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अब देखो हमें पता है कि सीक्वेंस के अंदर इन्फिनिट टर्म्स होती हैं। अगर मैं लिखता हूँ, देखो अगर मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन, बताइए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये, और ये कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है? 0 पे, ठीक है। और अगर मैं लिख रहा हूं इसको 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन 1/n, तो इसका मतलब क्या है? अब मैं देख रहा हूं यहां पे, अब देखो इस चीज को समझो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई सोचेगा सर इस पे पर्शन टेस्ट नहीं लगाया, अरे भाई समीशन थोड़ी है यहाँ पे समीशन थोड़ी है जो पर्शन टेस्ट लगा दोगे आप। लेकिन यहाँ पे अब मुझे, अब सोचो, अब थोड़ा रिवाइंड में जाओ, वहां आपको याद आएगा कि मैंने आपको क्या सिखाया था। हमारी सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, लेकिन सर यहाँ तो फाइनाइट टर्म्स हैं। तो ये कोई फाइनाइट टर्म्स नहीं है, ये सिंगल टर्म है, ये है सिंगल टर्म, दिस इज सिंगल टर्म, बताइए। और अगर ये सिंगल टर्म है तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा nth टर्म है। जैसे ये है ना, ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज nth टर्म। इसी तरह दिस इज व्हाट? दिस इज आल्सो nth टर्म। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? बताइए। ऑफ कोर्स मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, 1 से स्टार्ट, ये अंदर जो है 1/n 1/2 1/3, आपको लगता है ये डिक्रीज हो रही है? बताइए SNS। अरे इतना तो रियल लाइन पे तो देखना सीखो ना। ये इसकी बात मुझे पता है, आप इसकी बात कर रहे हो AN की, है ना, AN। तो इस AN में ये 1/n था, दिस इज मोनोटोन डिक्रीजिंग। क्यों? 1/2 1/3 भाई अलग डिपार्टमेंट है ना ये। पहले मुझे बताओ, ये यहां तक क्लैरिटी है? तो आप बताओ, तो इसका मतलब ये दिस इज योर nth टर्म। लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर, अगर कोई बच्चा कहे सर नहीं सर मुझे तो पूरा लिख के दिखाओ, जैसे ये लिखी है ना, जैसे ये लिखी है, तो इसको कैसे लिखूंगा बताओ मैं? इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से आधे से लोग इसमें घूम गए होंगे अभी तक। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1, देखो फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म क्या आ जाएगी 1 + 1/2, फिर थर्ड टर्म क्या आ जाएगी 1 + 1/2 + 1/3, फिर फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, इसी तरह एंड सो ऑन। कितने बच्चों को समझ में आया? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई चीज इस तरीके से लिखी दिखे तो इसको 1/n मत समझ लेना, दिस इज समीशन 1/n। समीशन 1/n का मतलब होता है ये। तो मुझे बताओ ऊपर वाला कैसा होगा? अब समझने वाली बात है, ऊपर वाला तो कन्वर्जेंट होगा क्योंकि तो 1/n है, 0 पे जाके कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला क्या है? नीचे वाला लिखा हुआ है डायरेक्टली ये समीशन 1/n, और मुझे पता है पर्शियन टेस्ट लगाते ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट। कितने बच्चों को समझ में आ गई ये बात? अब बताते ना लेबनिज टेस्ट। अब देखो, अब मान लो आपको ऐसे लिख दिया है, सपोज करो आपको ऐसे लिख दिया है, कि आपको ऐसे लिख दिया -(-1) +(-1/2) -(-1/3) प्लस एंड सो ऑन -1n/n। सपोज करो आपको ये लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ समीशन -1n/n। बताइए यहां तक क्लैरिटी है? बताइए यहां तक क्लैरिटी है? तो आप देखो ये लेबनिज कब लगाना है? लेबनिज तब लगाना है जब अल्टरनेट साइन चेंज हो रहे हो। फर्स्ट टर्म में नेगेटिव, सेकंड में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब यहाँ लगाना है लेबनिज टेस्ट। तो लेबनिज टेस्ट में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो -1n के अलावा जो टर्म है an, तो an की वैल्यू को, an क्या है यहाँ पे 1/n, तो ये 0 पे जाना चाहिए। तो क्या ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है और 0 पे जा रहा है? ऑफ कोर्स ये 0 पे जा रहा है, तो इसलिए क्या बोलूंगा, कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो an है वो एक्चुअलिटी में क्या है, वो है 1/n, और वो कहाँ जा रहा है, सीधा 0 पे। तो इसलिए एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बस सिंपल। तो ये है रीजन इसके कन्वर्जेंट होने का। बताइए मुझे
कोई दिक्कत परेशानी? कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे कॉमा आएगा रजत, कहाँ पे कॉमा आएगा? तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म है, ये पूरा का पूरा सिंगल टर्म है जिसको मैंने इस तरीके से लिखा है यहाँ पे। तो दिस इज क्या, दिस इज कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो an है वो किस पे, जिसका an है वो मोनोटोन डिक्रीजिंग है और जीरो पे जा रहा है, जीरो पे कन्वर्जेंट हो रहा है। दिस इज द रीजन। मैं आप लोगों से फिर से कहूँगा, जिन बच्चों को समझ नहीं आया रिकॉर्ड देखना एक बार, ठीक है? अब इसके डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन दे दे, ये मान लीजिए, अब देखो समीशन ना लिख के लोग क्या करते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं। लोग लिख देंगे ये बताइए, ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? इसमें पी टेस्ट लगाऊंगा तो इसको जरा ध्यान से देखो। दिस इज व्हाट, दिस इज समीशन 1 अपॉन n स्क्वायर एंड दिस इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। दिस इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1 बाई, अब देखो अब यहीं पे क्या कर दूं मैं, इसका अल्टरनेटिव साइन चेंज कर दूं। सोचो, यहीं पे इसके अल्टरनेटिव साइन चेंज कर दूं। बताइए, अगर मैं यहीं पे इसका अल्टरनेटिव साइन चेंज कर दूं तो मुझे पता, अब मैं इसमें लेबनीज लगा सकता हूं। तो एक्चुअल में ये लिखा क्या हुआ, ये लिखा हुआ कुछ इस तरीके से कि -1 की होल पावर n+1 अपॉन n स्क्वायर। सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, मुझे बताओ ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट? तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। अभी बताओ, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अंदाजा पर लगना पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है ना? सॉरी, या 1 अपॉन n स्क्वायर। ओहो, इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे nth टर्म जो है प्लस -1 की होल पावर n+1 अपॉन n स्क्वायर, ये अब ठीक है। और देखो अब एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको, है ना, थोड़ा आपको अंदाजा लगेगा अब। तो मान लीजिए 1 कॉमा, सोचने दो जरा, सॉरी यहाँ पे कॉमा आएगा, समझा? रजत यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे थे, मैं समझ गया। रजत यहाँ पे ये बोलना चाह रहे थे, रजत यहाँ पे ये बोलना चाह रहे थे, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ कॉमा आएगा, ये कॉमा आएगा यहाँ पे। हाँ, ये कॉमा आएगा, कॉमा आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म कॉमा सेकंड टर्म कॉमा थर्ड टर्म कॉमा फोर्थ टर्म, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? तो ये था, ये अंतर समझा रहा था मैं यहाँ पे। ओके, अब देखो मान लीजिए अब यहाँ पे आपको दे दिया ये 1 प्लस अपॉन √2, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √4, है ना, एंड सो ऑन, 1 अपॉन √n। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूँ तो ये है क्या चीज़, ये nth टर्म है, ये है कुछ इस तरीके से 1 अपॉन √n। तो ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है बताइए? दिस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, बताओ? दिस इज डाइवर्जेंट, है ना? क्यों? बाय पी टेस्ट। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट इसकी चेंज कर दूं, इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज कर दूं, 1 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस के 1 अपॉन √4, है ना, एंड सो ऑन, -1 की पावर n+1 अपॉन √n। तो बताइए इसके बारे में क्या ख्याल है? तो ये एक्चुअलिटी में है क्या? ये एक्चुअलिटी में ही है, -1 की होल पावर n+1 अपॉन n। ये कैसा है? दिस इज कन्वर्जेंट। क्यों? अंडर √n, है ना? क्यों? सॉरी, डाइवर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट है। क्यों? क्योंकि बाय लेबनीज टेस्ट, बाय लेबनीज टेस्ट। बताइए, अभी अंतर समझ में आ रहा है ना, लेबनीज टेस्ट में और पी टेस्ट में कैसे इस्तेमाल करना है? बताइए, अभी अंतर समझ पा रहे हो ना? बताइए, अभी अंतर समझ पा रहे हो ना, लेबनीज टेस्ट में और
बताइए, किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी? अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, थोड़ा घुमाने आपको ना, थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए आपको दे दिया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 एंड सो ऑन प्लस 1/2n। बताइए इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? चलिए बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ठीक है, देखो ये क्या है, ये है 1/2n। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने यहाँ देखो n पे पावर, देखो n पे पावर क्या है, ये मत देखो n के साथ क्या ऐड हो रहा है या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। बताइए, आपको ये नहीं देखना है n के, आपको देखना है n पे पावर कितनी है। तो n पे पावर कितनी है जरा बताओ मुझे, n पे पावर कितनी है? पहले मेरी बात सुनो, ये 1/2n है, आपको n पे पावर देखनी है, n पे पावर 1 है, और मुझे पता है बाय पी टेस्ट क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट। बाय पी टेस्ट क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। क्योंकि आपको इस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए कि n के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या एडिशन हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। पी टेस्ट साफ साफ कहता है n पे पावर क्या आ रही है, सिर्फ उसको कंसीडर करो। ठीक है, फिर 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक ले गए इसको, 1/2n प्लस 1। ठीक है, चलो अब सॉरी 1/2n माइनस 1, 1/n 2n माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ ऐसा कि समीशन 1/2n माइनस 1। बताओ मुझे, अब मुझे पता है। अब देखो मैं आपसे फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, इसको हमेशा याद रखना। समीशन के अंदर n के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या n के साथ कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, आपको उसको इग्नोर करो, आपको सिर्फ देखनी n पे पावर क्या है। तो n पे पावर क्या है यहाँ पे 1, और बाय पी टेस्ट इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। बताइए, ये दो चीज बिल्कुल आपके सटीक दिमाग में आई कि नहीं आई? बताइए, बोथ आर डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट लिख दो यहां पे, टेर बाय पी टेस्ट। बताइए, और ये कन्वर्जेंट किससे है, बाय लेबनीज टेस्ट। ठीक है ना, चाहो तो इनके रीजन भी लिख दो। ठीक है, अब देखो मान लीजिए आप कुछ इस तरह की, अब आपको कुछ इस तरीके की सीक्वेंस आ जाती है कि -1 +2 -3 +4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पे इसको कैसे लिखोगे, समीशन -1 की होल पावर n इंटू n। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसमें क्या लगा, मैं देख रहा हूं ये अल्टरनेटिव सीरीज है, तो मैं यहाँ इस पर फोकस करूंगा an पर। तो an कैसा है, an इज नॉट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर यहाँ an की देखोगे, n को देखोगे, इज नॉट
मोनोटोन डिक्रीजिंग, ये मोनोटोन डिक्रीजिंग नहीं है और ना ही ये जीरो पे जाएगा, समझ रहे हो, ना ही ये जीरो पे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बाय लेबनीज टेस्ट। कितने बच्चों को क्लैरिटी बताइए? बताइए मुझे कितने बच्चों को क्लैरिटी है यहां तक? किसको, कौन कौन बच्चा बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया यहां पे? अब नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलें। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का भी आ सकता है आपको, क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है आपको, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक्चुअल में ये लिख क्या रहा है, ये लिखा हुआ है समीशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो मुझे, मैंने अब देखो इसको एक्चुअल में कैसे लिखेंगे बताओ। तो मुझे पता है, देखो इसको इसको कैसे लिखेंगे। अब पहले आपको समझाते हैं थोड़ा सा। सपोज करो ये क्वेश्चन है, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ n की पावर, अब इसको लिखूंगा तो लिखूंगा क्या, मैं बताओ, इसको लिखूंगा तो लिखूंगा क्या? मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकता हूँ, समीशन, ठीक है ना, समीशन 1 प्लस 1/n फैक्टोरियल, सॉरी ऐसे, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकता हूँ, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, समीशन 1/n फैक्टोरियल। और n की वैल्यू कहां से जा रही है, 0 से लेकर n तक। ठीक है, ठीक है ना, इसको ऐसे तो लिख पाऊंगा कि भाई 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाता है, फिर 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल, फिर n की वैल्यू 2 रखूंगा, फिर n की वैल्यू 3 रखूंगा, फिर n की वैल्यू 4 रखूंगा। अच्छी बात है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं आप जरा। तो आप मुझे बताइए, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? अब मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। अब देखो यहाँ पे n पे कोई पावर तो है नहीं, अब n पे क्या लग रहा है, फैक्टोरियल लग रहा है, तो कोई पावर तो है नहीं। अब हमें पता है हमें लेबनीज टेस्ट, अब हमें पता है हम लेबनीज टेस्ट का यूज़ भी नहीं कर सकता यहाँ पे क्योंकि अल्टरनेटिव सीरीज नहीं है। दूसरी चीज़, पी टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि n पे पावर p होनी चाहिए थी, यहाँ पे पावर p नहीं है। तो अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो भाई, e-1 नहीं आएगा, e-1 नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस, है ना। तो आप ज़रा देखो, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या था, e की पावर x का एक्सपेंशन था 1 प्लस x/1 x² फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये था। अब आप एक बात सोचो, मतलब चाहो तो यहाँ x की पावर n/n फैक्टोरियल लिख लो एंड सो ऑन। अब आप मुझे बताओ, अगर ये nth टर्म है तो मैं इसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म अगर बनाता चला जाऊं तो nth टर्म क्या आएगा, nth टर्म कुछ इस तरीके का नहीं आएगा। तो nth टर्म कहाँ जाके रुक रहा है, अब x की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ तो nth टर्म क्या आएगा, nth टर्म आएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/n फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो ये कहाँ जा रहा है, दिस इज e की पावर 1। तो इसका मतलब आपकी जो सीक्वेंस है ये कहाँ जाके कन्वर्ज हो रही है, e पे, तो यानी कि दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट। अब आप सोचोगे सर यहाँ तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल निराला दिखा दिया, तो मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये ई पे जाके कन्वर्जेंट होगा, ये ई पे जाके कन्वर्स होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पी टेस्ट भी नहीं लगा, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इतना समझना चाहता हूँ, कई बार क्या होगा आपको थोड़ा धोखा हो सकता है देखकर, आपको धोखा हो सकता है ये देखकर कि सर यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि ये ना तो पी टेस्ट लग रहा है ना लेबनीज टेस्ट लग रहा है, लेकिन दिखने में उनके जैसा ही है। तो आपको उस केस में ये देखना है कहीं ये किसी की एक्सपेंशन तो नहीं बन रही है। अभी आगे जैसे जैसे हम सीरीज में मैं एक्सपेंशन करवाऊंगा तो वहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ मैंने आपको, है ना सर अच्छा n नेचुरल नंबर है तो चलो एक काम कर देते हैं, यहाँ n-1 का फैक्टर लिख देते हैं, ठीक है, लीजिए। अभी ठीक है, बताइए अभी ठीक है, बताइए अभी बिल्कुल अभी ठीक है।
बताइए, यहां तक चीजें क्लियर हैं? ओके, ओ सॉरी, हाँ अभी ठीक है, बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, क्या हुआ? किसी को डाउट, दिक्कत, परेशानी तो बताओ। फिर क्योंकि हर टर्म ई नहीं, हर टर्म ई नहीं है, आप गलत जा रहे हो। देखो, फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी 1, सेकेंड टर्म क्या होगी 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, सेकेंड थर्ड टर्म क्या होगी 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म क्या होगी 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर इसी तरह nth टर्म क्या होगी 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1 अपॉन n फैक्टोरियल। और लास्ट में कहाँ जाएगा ये? बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? अभी समझ में आ गया ना कि कैसे इसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये हर टर्म इसका ई नहीं होगा, इसका जो इन्फिनिट टर्म होगा वो ई पे जाके कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्लैरिटी है ना? अभी क्लैरिटी है ना कि इसको कैसे लिखेंगे? ये दिस इज nth टर्म, जैसे an होता है ना, an, दिस इज लाइक an। सीक्वेंस कैसे लिखे थे? a1 a2 a3, दिस इज लाइक a1 a2 a3 a4। ये क्या है? nth टर्म अप टू इन्फिनिट। तो आप ये देखो, इसका इन्फिनिट टर्म होगा वो कहाँ जाएगा? ये सीधा ई पे जाके कन्वर्ट, ई की पावर 1 पे जाएगा। जैसे ये होता है, ए की पावर x पे जाता है, ये की पावर 1 पे जाएगा। तो इसका इन्फिनाइट टर्म जो होंगे, इन्फिनाइट टर्म होंगे, वो ई पे जाके रोकेंगे। तो इसलिए इसको लिखा है मैंने, ये कन्वर्जेंट किस पे होगा? ई पे। अभी मुझे बताइए कितने बच्चों को क्लैरिटी है यहाँ पे? मैं मानता हूँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट स्टिल टफ नहीं है, टफ नहीं है। तो ये खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है ना? रुको एक और क्वेश्चन करवाते हैं, चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन करवाते हैं, आपको यहाँ पे मजा आएगा क्वेश्चन सीखने में। चलो, क्वेश्चन है ये, नहीं कर सकते। कहां पे? यहां पे समीशन की जगह तो कर ही सकते हैं। अरे भाई, समीशन की जगह तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहां इस चीज का मतलब समझो। ये दिस इज व्हाट बताओ, ये क्या चीज है? समीशन, पता है समीशन कहां ले जा रहा है? समीशन ले जा रहा है nth टर्म। ये फाइनाइट समीशन है फाइनाइट टर्म का, कि भाई n की वैल्यू 1 से लेकर n प्लस n माइनस में या n प्लस 1 तक जा रही है, समझ रहे हो? तो ये जो अंदर लिखा हुआ ना फाइनाइट टर्म का सम, इसी को मैंने समीशन फॉर्म में लिखा है। लेकिन जैसे जैसे इन्फानाइट पर जाओगे तो इन्फानाइट टर्म वाली चीज आएगी और वो ई पे जाके कन्वर्ज होगी। इन्फानाइट टर्म तो क्या होगा? इन्फानाइट टर्म्स कुछ ऐसा होगा। ये जो समीशन है ना, ये समीशन, ये सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स को दिखा रहा है। तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ ई नहीं लिख सकते हो आप सोचो सर जी मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको ई लिख दूँ, तो नहीं लिख सकते। ये फाइनाइट टर्म के समीशन को दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन देखो, मान लीजिए आपको ये लिख दिया जाए 1/4 प्लस 1/7 1/11 एंड सो ऑन 1/3n+1। इसके बारे में क्या बोलेंगे बताओ, बताइए।
ये कैसा होगा बताइए? अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है समीशन 1/3n+1। तो मुझे पता है ये कैसा होगा, ये डाइवर्जेंट होगा बाय पी टेस्ट। क्यों? क्योंकि आप n के साथ क्या जोड़ रहे हो क्या घटा रहे हो उससे मतलब नहीं है, n पे पावर क्या है वो देखो। n पे पावर कैसी है? p से बड़ी नहीं, सॉरी 1 से बड़ी पावर नहीं है, 1 है पावर। जबकि मुझे क्या चाहिए होती है, पावर मुझे चाहिए थी 1 से स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन पावर चाहिए होती है, लेकिन यहाँ तो p की वैल्यू 1 है, तो दिस इज डाइवर्जेंट। लेकिन मान लो अगर ये ऐसे लिखा होता अभी, फिर 1/4 -1/7 प्लस के 1/11 एंड सो ऑन प्लस के -1 की होल पावर n+1/3n+1। फिर यहाँ पे बताइए, अब मैं देख रहा हूँ ये अल्टरनेटिव सीरीज है, साइन चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके, तो इसका मतलब क्या, इसको लिख सकता हूँ समीशन -1 की होल पावर n+1/3n+1। अब मेरी प्रायोरिटी यहाँ पे क्या है, मेरी प्रायोरिटी ये जो an है यानी कि 1/3n+1 ये 0 पे जाके कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो क्या ये 0 पे जाके कन्वर्जेंट हो रहा है? ऑफकोर्स ये 0 पे जाके कन्वर्जेंट हो रहा है। तो इसके बारे में क्या बोलूँगा, दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी बताइए? बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी किसी तरीके की बता दो। एक बटे 4, एक मिनट रुको, 6 और अरे 10 है, 10 है, 10 10 है, 10 प्रिंटिंग एरर 10 है, 10 1/4, 1/7, 1/10, 1/13। हाँ 10 ही है, वो 10 ही है, वो 10 ही है, वो 10 ही है। अभी मुझे बताइए दोनों के दोनों टेस्ट बिल्कुल क्लियर है ना? अक्सर होता क्या है, हम थोड़ा किताब में, अभी वो आएगा कंडीशनल कन्वर्जेंट और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट आ रहे हैं, अभी आएगा, आगे आएगा वो, ठीक है ना? आज थोड़ा सा मुझे रेस्ट लेने दो रजत, आज मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेने दो, बिना रुके बिना थके मैं लगातार करवा रहा हूँ, मैं कोई छुट्टी नहीं करता हूँ, है ना? तो मैं 2 दिन की छुट्टी इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको थोड़ा टाइम मिल जाए। अब यकीन मानो जो बच्चे पीछे पिछड़ गए हैं ना, उनके ऊपर ये जो डेली के लेक्चर्स हैं वो पहाड़ की तरह हो गए हैं। वो बेचारे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कवर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? लाइव क्लास हम डेली एक लाइव क्लास एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो उन बेचारों का थोड़ा सा ख्याल करो और 1-2 दिन का उनको रेस्ट दो, है ना? बाकी क्वेश्चंस तो मैं आपको देता रहूंगा, डोंट वरी, क्वेश्चंस तो मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है? मैं सीक्वेंस को नहीं रोकूंगा, सीक्वेंस बराबर होगा, ठीक है? हो सकता है इसकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर दूं मैं, तो इसलिए, ठीक है ना? ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल निष्कर्ष, बिल्कुल आपके अकेले नहीं है निष्कर्ष, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ऊपर बहुत सारा वर्कलोड हो गया, तो इसलिए 2 दिन मैंने छुट्टी ली है ताकि उन बच्चों का जो लोड है, वर्क है, वो थोड़ा सा कम हो जाए, है ना? वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि देखो मुझे सबके बारे में सोच के चलना पड़ता है ना, मैं किसी को पीछे छोड़ के नहीं जा सकता कि भाई ठीक है अपने आप आते रहना, मुझे मतलब नहीं है कोई, तो वो वाला काम नहीं कर सकते ना अपन, तो इसलिए खैर चलो आगे बढ़ जाए। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर्स नहीं रोकेंगे, ठीक है? सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर्स नहीं रोकेंगे। अच्छा चलो यहां तक क्लैरिटी है गाइस, यहां तक क्लैरिटी है। अब चलते हैं कॉशी सीक्वेंस पे, आप लोगों ने काफी नाम पढ़ा होगा, नाम मतलब काफी नाम सुना होगा कॉशी सीक्वेंस, ठीक है ना? कैसी होती है कॉशी सीक्वेंस? तो कॉशी सीक्वेंस में 1-2 अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के इस्तेमाल होता है, और वो प्रॉपर्टीज डायरेक्ट मतलब थ्योरम्स हैं, वो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स में यूज होती हैं। कॉशी सीक्वेंस तो हम कॉशी सीक्वेंस रात वाली क्लास में करें, रात को 9 बजे क्लास ले लें, फिर कॉशी सीक्वेंस की बताओ आज एक एक्स्ट्रा क्लास ले लें, टेलीग्राम लिंक अभी दे देते हैं, रुको। अच्छा मुझे बताओ आज रात को 9 बजे हम क्लास ले लें सीक्वेंस एंड सीरीज की। मैं जानता हूँ आप में से काफी बच्चे हैं जो कि पीछे पिछड़े हुए हैं, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सभी को साथ लेके चलूं, ठीक है ना?
तो रात को 9 बजे मैं शेड्यूल कर देता हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीक्वेंस इन सीरीज, सॉरी कॉशी सीक्वेंस पढ़ाऊंगा। सीक्वेंस सीरीज की क्लास होगी लेक्चर नंबर 9 और वो होगा रात को 9 बजे, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं प्लीज़ उस क्लास में ज़रूर पधारें। और कॉशी सीक्वेंस, देखो कॉशी सीक्वेंस का सभी ने नाम बहुत सुना है, ठीक है ना, इसका खौफ भी बहुत ज़्यादा होता है। कॉशी सीक्वेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम पढ़ते हैं लेकिन एक बार में समझ में नहीं आती है, तो उनको विजुलाइज करवाऊंगा मैं रात को 9 बजे, ठीक है। तो रात को 9 बजे मैं क्या करवाऊंगा, कॉशी सीक्वेंस को विजुलाइज, पढ़ाऊंगा नहीं विजुलाइज करवाऊंगा। मतलब लेक्चर नोट्स तो प्रिपेयर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ उसको अच्छे से समझाएंगे आपको, ठीक है, कि कॉशी सीक्वेंस एक्चुअल में काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कि एक बार में आप पढ़ लो तो उसके बाद हमेशा के लिए समझ में आ जाए। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन विकास, कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन? ग्रुप थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ, भी करवाऊंगा। ग्रुप थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ, ग्रुप थ्योरी भी मैंने 1-2 दिन के लिए रेस्ट लिया है, कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन? ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला था। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको समीशन 1/n में डाल देते हैं। अरे भाई समीशन 1/n, ये सिर्फ 1/n था, ये है समीशन 1/n, ये है समीशन 1/n, ठीक है, ये है समीशन 1/n, बस यही था और कुछ नहीं। रात को 9 बजे क्लास होगी, 9 बजे। 10 बजे बहुत लेट हो जाता है, समझा करो, है ना, 10 बजे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। पूछ लो दुर्गा सर, लिमिट पॉइंट में नेबरहुड कैसे देखते हैं, मुझे ये नेबरहुड विजुलाइज नहीं होता। अरे मान लो नेबरहुड, लिमिट पॉइंट के नेबरहुड कैसे देखते हैं, ओके ठीक है, इसको भी मैं एग्जांपल से कैसे समझाऊं? रात को 9 बजे समझाएं दुर्गा जी, या अभी समझ रहे हैं बताओ? जैसे 1/n होता है, ठीक है। अब 1/n के लिमिट पॉइंट, देखो लिमिट पॉइंट के अंदर टर्म्स आनी चाहिए, सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं वो आनी चाहिए लिमिट पॉइंट के अंदर। तो 1/n है, तो ये क्या है, देखो n की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये देखो कहाँ जा रहा है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है। अब देखो इस तरीके से 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1, 1/2, 1/3, है ना, और ये आपका 0 है मान लो। अब मान लो ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, अब मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी टर्म में क्या आ जाए, 1/10⁻10 या फिर 10 की पावर 1000, समझो 1/10⁻1000, क्योंकि हमें पता है इन्फिनिट का मतलब क्या, बहुत छोटी छोटी वैल्यू। ये सब कहाँ जाएंगी, अब इसमें +1, +2, +3, ये सब कहाँ जाएंगी, सब 0 के नेबरहुड में आ जाएंगी। अब आपको समझ में आया 0 का नेबरहुड कैसा होता है, 0 + एप्सिलॉन। अब आप कोई कहता है कि सर एप्सिलॉन तो बहुत छोटी वैल्यू होती है, मतलब 0 - एप्सिलॉन से लेकर 0 + एप्सिलॉन, ये नेबरहुड है 0 का, एप्सिलॉन राइट, एप्सिलॉन लेफ्ट, ठीक है। तो हमसे कोई कह दे सर यहाँ पे तो 1/10⁻1000 आ जाएगा, या फिर 1/10 की पावर कितना, 1 करोड़ आ जाएगा, समझ रहे हो, 1 CR। तो ये सारे के सारे नंबर्स होंगे, ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, ये बहुत छोटे छोटे नंबर होंगे, सबके सब 0 के नेबरहुड में चले जाएंगे। तो आप बताओ 0 के नेबरहुड में कितने नंबर्स, सॉरी ये टर्म्स होंगे, तो 0 के नेबरहुड में कितनी टर्म्स जाती हुई दिख रही हैं आप लोगों को, 0 के नेबरहुड में टोटल इनफाइनाइट टर्म्स चली जाएंगी। अब ये समझ में आ गया कैसे जाती हैं टर्म्स, बताइए। चलो -1 ये भी टर्म्स है, तो -1 की होल पावर n, तो ये क्या हो जाता है बताओ, -1 1 -1 1 -1 1 -1 1। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स है यहाँ पे। अब हमने एक रियल लाइन खींची, हम देख रहे हैं -1, तो भाई -1 की नेबरहुड में काम गए हम, -1 की नेबरहुड में लेफ्ट इधर राइट इधर, ठीक है। मैं -1 की नेबरहुड में थोड़ा सा लेफ्ट गया, थोड़ा सा राइट गया। अब मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, जितनी भी और टर्म थी वो कहाँ गई, -1 की नेबरहुड में। आप बताओ, इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट ही तो आएगा। यानी कि -1 की नेबरहुड में कितनी टर्म्स आ रही है, इनफाइनाइट टर्म्स। तो लिमिट पॉइंट के नाम पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर कोई कहे सर आप 1 को भी दिखा दो, तो 1 की नेबरहुड में कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1 की नेबरहुड में। तो मैं देख रहा हूँ सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, जितनी भी इवन टर्म्स हैं, इवन टर्म्स कितनी, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो आधी टर्म्स इसमें, आधी टर्म्स इसमें, मतलब दोनों में इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं, और ये कोई नेबरहुड में नहीं आ रही है, एग्जैक्ट -1 पे बैठी हुई है टर्म्स। तो इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं भाई -1 की नेबरहुड में ही आ रही है एक तरीके से, ठीक है। और ये +1 की नेबरहुड में आ रही है, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन इधर जाके जो एक छोटा सा नेबरहुड बनाया है, छोटा सा इंटरवल बनाया है, इस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स आगे बैठ गई। और ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि 1 का नेबरहुड था, तो 1 भी आ गया लिमिट पॉइंट। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो अभी समझ में आ गया ना कि कैसे +1 -1, और वहां पे कैसे 0, इसका लिमिट पॉइंट क्या था, इसका लिमिट पॉइंट 0 था, ठीक है ना। चलो तो फिर
ओके भाई, सी यू, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिए, चलते हैं आप लोगों से। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कैसे बनाना है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा, उसको आराम से देखिएगा, समझिएगा, हो जाएगा काम। मिलते हैं रात को 9 बजे, ठीक है ना। चलो रात को मिलते हैं कॉशी सीक्वेंस के साथ, बाकी मैं इनको बता देता हूँ। अच्छा, एनबीएचएम 2016 वाला क्वेश्चन, उसके लिए पूरी पूरी थ्योरम लिखानी है। मैं रात को 9 बजे वाली क्लास में एक्स्ट्रा थ्योरम करवाऊंगा आपको, ठीक है ना, मोनोटोन कन्वर्जन से रिलेटेड। मैं उसको रात को 9 बजे वाली क्लास में करवाता हूँ। अभी के लिए चलते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए पहले मुझे पूरी पूरी थ्योरम बतानी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा जो कि आईआईटी जेईई के सिलेबस से थोड़ा परे है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसको बता दूंगा आपको रात को 9 बजे वाली क्लास में। तो कॉशी सीक्वेंस से पहले मैं वो थ्योरम ही सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है। चलो तब तक लिए सी यू, बाय, टेक केयर। लेबनिज टेस्ट में समीशन कैसे लिखते हैं, तो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, आपको पता लग जाएगा। लेबनिज टेस्ट में मैं समीशन कैसे लिख पा रहा हूँ, आप देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, समीशन को ओपन करके देखो यही आएगा। समीशन में n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 रख के देखो यही आएगा। या फिर इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म यही होगा, इसका nth टर्म यही होगा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसका nth टर्म यही होगा जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके बाय, सी यू, टेक केयर। मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ 9 बजे, तब आपको ही समझा दूँगा।